थ्योरी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के पार्ट 1 में हमने ये हाइपरबोला बनाकर अल्फ़ा पार्टिकल के इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए एक रिलेशन ड्राइव किया था। एक इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव की थी, P = B/2 tan phi, और उसके बाद P = B/2 cot θ/2, जिसमें थीटा स्कैटरिंग एंगल है। अब पार्ट 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड होते हैं। अगर हम ये कंसीडर करें कि एक सर्किल है जिसका रेडियस p है और इस सर्किल के सेंटर पर न्यूक्लियस रखा हुआ है, और यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं v वेलोसिटी से। तो हम जानना चाहेंगे कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड होंगे। इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स इस एरिया में न्यूक्लियस के चारों तरफ एरिया πp², जिसमें p जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इसमें हमने उस रेडियस माना है, तो ये जो एरिया है πp², इस एरिया के और जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स आएंगे वो थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो जाएंगे। थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो स्कैटरिंग है वो एरिया πp² पर डिपेंड कर रही है। ये जो πp² है इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी सिग्मा = πp²। इस πp² के अलावा जो स्कैटरिंग है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो जिस फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जा रहा है उसकी थिकनेस t और उसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको हम n से दर्शा रहे हैं, उस पर निर्भर करती है। यदि शुरू में n0 अल्फ़ा पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं, यदि शुरू में n0 अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉइल की तरफ इंसिडेंट किए जाएं, तो फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विच विल बी स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल थीटा और मोर will be πp² into n into t, और इसको हम f से डिनोट कर रहे हैं। f क्या है? f एक प्रोबेबिलिटी है जो ये बताती है कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे या स्कैटर्ड होंगे। ये किस पर निर्भर करेगा? एक तो क्वांटिटी πp², दूसरा थिकनेस ऑफ द फॉइल t, और एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फॉइल n पर। अब इस इक्वेशन में जो p है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B/2 cot θ/2। इसको पुट कर देता हूँ। तो इसको पुट करने के बाद हमें ये रिलेशन मिलेगा, और इसको अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वी विल गेट df = 1/4 π(n)t(b²) cot θ/2 cosec² θ/2 dθ। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ, उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट ओनली शोज दैट एज थीटा इंक्रीजेज f डिक्रीजेज। जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी थीटा से ज़्यादा एंगल्स पे जो स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है।
इक्वेशन जो 8 है ये हमें एक चीज़ और बताती है कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल then the probability of its scattering between theta and theta plus d theta is given by df. So what is the significance of equation 8? It is that if there is only one incident alpha particle, the probability of its scattering between scattering angle theta and theta plus d theta is given by df. Now suppose दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें ये फॉइल है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पर बम्बार्ड हुए और इसके सामने आर डिस्टेंस पर ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी हुई है। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इस फॉइल पर बम्बार्ड होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, थीटा, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थीटा से ज़्यादा और थीटा प्लस डी थीटा से कम, यानी कि इस डी थीटा एंगल के बीच में जो स्कैटर्ड होंगे इस स्क्रीन पर, वो एक रिंग का शेप बनाएंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रही है वो वास्तव में स्ट्रेट लाइन ना होकर एक रेक्टेंगल है और उस पर वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थीटा से ज़्यादा और थीटा प्लस डी थीटा से कम, यानी इस एंगल के बीच में जब इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर इंसिडेंट होंगे तो वो चारों तरफ वो इस डायरेक्शन में भी होंगे और ऊपर भी होंगे, चारों तरफ होंगे। तो वो जो शेप बनेगा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर वो इस तरह की एक रिंग होगी जिसका रेडियस होगा आर साइन थीटा। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इससे हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस आर साइन थीटा और ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये जो थिकनेस है ये हो जाएगी आर डी थीटा इस रिंग की और इसका रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा। अब अगर इस रिंग को मैं काटता हूँ और काट के फैला देता हूँ इस तरह, एक स्ट्रिप बन जाती है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर साइन थीटा और जो थिकनेस है आर डी थीटा। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो एरिया बनेगा इस रिंग का इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब अगर मैं ये मानूं कि n उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की संख्या है जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के यूनिट एरिया इकाई क्षेत्रफल पर इंसिडेंट होते हैं। इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया ऑफ स्क्रीन then the number detected is n into 2 pi r square sin theta d theta। यानी कि जो पार्टिकल्स मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ वो पार्टिकल्स हैं जो थीटा से ज़्यादा और थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर n जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के यूनिट एरिया पर गिरने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स की संख्या है तो जो पार्टिकल्स हम डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट कौन से पार्टिकल्स हम करना चाह रहे हैं, जो थीटा से ज़्यादा और थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में इंसिडेंट हो रहे हैं या स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो उनकी संख्या होगी जो टोटल एरिया है रिंग का 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और उसको हम जो यूनिट एरिया पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल संख्या मिलेगी n इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इसके अलावा हम
प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से भी ये संख्या निकाल सकते हैं, संख्या अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो थीटा से ज़्यादा और थीटा प्लस डी थीटा से कम, यानी डी थीटा एंगल के बीच में स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा will be n0 df, because we know that n0 is the initial number of particles and df is the probability of one alpha particle scattering between an angle theta and theta plus d theta. So if n0 is the initial number of alpha particles incident on the foil, then the total particles which we will observe will be n0 df. ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से वो संख्या है जो थीटा से ज़्यादा और थीटा प्लस डी थीटा से कम एंगल पर जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो ये जो संख्या आई है, ये तो आई है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से, और ये संख्या आई है ज्योमेट्री से। तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से n के लिए मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पर, और df जो है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हमने यहाँ पुट कर दी, 1/4 पाई n t b स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और कॉट थीटा बाई को रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को रिप्लेस करते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से। सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में हमको ये इक्वेशन मिलती है, n इंटू n0 nt अपॉन 16r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉसेक रेज टू पावर 4 थीटा बाई 2। इसमें हम देख रहे हैं कि b एक सब्स्टिट्यूशन था जो हमने पार्ट 1 में देखा था, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 4z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n क्या है जो हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। ये इक्वेशन 10 है, ये कहलाती है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, इसमें n क्या है, n उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की संख्या है जो थीटा से ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं। n0 इनिशियल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो फॉइल पर इंसिडेंट होते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फॉइल, t थिकनेस ऑफ द फॉइल, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द फॉइल एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, z is the number of protons inside the nucleus of the foil, m is the mass of the nuclei, v is the velocity of alpha particle, m is the mass of alpha particle, v is the velocity of alpha particle, and theta is the scattering angle. So we can observe that from equation 10, the number of alpha particles which are scattered by an angle theta or more than angle theta, that is n theta, will be proportional to cosec raised to power 4 theta by 2, where theta is the angle of scattering. It is also proportional to the thickness of the foil t. It is also proportional to square of the nuclear charge, that is Ze whole square. It is also proportional to the reciprocal of the square of the kinetic energy of alpha particle. ये हम यहाँ इसको 4 को यहाँ नीचे लाके हम इसको हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ n थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इट इज आल्सो proportional to number of atoms per unit volume of the foil. This is the graph which shows the variation of n with theta. तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं उसको हमने वाई एक्सिस पर शो किया है, और जो स्कैटरिंग एंगल है उसको हमने थीटा पर शो किया है।
तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एंगल थीटा के साथ ये फॉल हो रहा है, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स जिस संख्या में स्कैटर्ड होते हैं वो संख्या कम होती जा रही है। दिस शोज दैट एज द स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज number of alpha particles which are scattered by that large angle will be very small। यहाँ पर 180 डिग्री पर अगर हम देखें तो ये बहुत कम हो जाती है, यानी जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाते हैं।